पर कार्रवाई है। जहां तक रशिया का सवाल है, उसके साथ हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रांग हैं। हमारा उनके साथ में ऑयल का भी ट्रेड चला और अमेरिका के दबाव के चलते जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाई रशिया के ऊपर, उसके चलते अमेरिका ने हमारे ऊपर काफी दबाव बनाया कि हम जो है उससे कोई तजारत न करें। और आपको जैसा मालूम होगा, S-400 नाम का एक वेपन सिस्टम हम रशिया से ले रहे थे और अमेरिका ने बहुत पुरजोर प्रयास करा कि वो हम हथियार अमेरिका से ना लें, रशिया से ना लें। लेकिन जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हमारे रिलेशनशिप बड़े स्ट्रेटेजिक रहे हैं, पुराने टाइम से रहे हैं, अभी भी बड़े स्ट्रांग हैं। तो वो हमने अमेरिका की बात नहीं सुनी। और इस सब को अगर हम इस छोटे नटशेल में डालें तो हिंदुस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज हो, या हम कभी चाहे रशिया के खेमे में नजर आए या कभी हम अमेरिका के खेमे में नजर आए, हम किसी भी खेमे में नजर नहीं आना चाहते। हमें जहां पे हमें फायदा होगा हम वहां पे अपनी बात करेंगे, और जिससे हमें फायदा होगा जिस चीज में, हम उसी बात को रखेंगे। और उसी के चलते जो है राजनाथ सिंह रशिया गए हैं। और शायद ये आपको भी मालूम होगा कि हिंदुस्तान की जो अफवाज है, जो फौजें हैं, इसमें तकरीबन 70% या शायद हो सकता है उससे ज्यादा भी जो इक्विपमेंट है वो सारा रशियन ही है, और वेस्टर्न इक्विपमेंट कम है। और क्योंकि चाइना के साथ तनातनी है, और हमको ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में टू फ्रंट सिचुएशन भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है, और हो सकता है कि ये दोनों मिलकर कोई ऐसी कार्रवाई करें। तो हिंदुस्तान को उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और उसी के चलते राजनाथ सिंह जो हैं स्पेयर्स की सप्लाई को लेकर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर रशिया गए हैं, और उनसे एक आश्वासन लेने के लिए गए हैं कि अगर स्थिति हमारी बिगड़ती है तो आप हमें हेल्प करते रहेंगे। और उसका सबसे पहला जो संकेत जो मिला है वो वहां से ऐसे मिला है कि चाइना ने मुखालफत करी थी रशिया की अभी हाल ही के दिनों में। इनफैक्ट अभी राजनाथ सिंह गए हैं तभी उसने बोला है कि हिंदुस्तान को S-400 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम ना दिया जाए, और रशिया ने उस बात को खारिज कर दिया है। रशिया अपनी बात पर कायम है और वो हमें एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहा है। दिसंबर तक करना था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि आप हमें जल्दी करें क्योंकि हालात गंभीर हैं। कल साहब, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि आपने कहा एक तो आप अपना वो बैलेंस रखना चाहते हैं और किसी एक दायरे में नजर नहीं आना चाहते। लेकिन कल साहब दो मुझे एक सवाल बड़ा जो है ना वो पिंच कर रहा है, और मैं उसका शायद किसी आंसर मुझे नहीं मिल पाया। मैं वो पहले तो वो करना चाहता हूं, फिर मैं S-400 पे भी बात करना चाहता हूं। देखिए कल साहब, मुझे पता है, मैं एक दफा पाकिस्तान के एक फॉर्मर DGA डिफेंस से मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने भी S-400 देखा है। वो देखने गए थे रशिया। पाकिस्तान भी जारी बात है इसको चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर लाइन है तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तकरीबन 1600 किलोमीटर है। तो इतना बड़ा जो बॉर्डर है उसके ऊपर हम थोड़े एक आधा जो डिफेंस सिस्टम ले लें तो शायद हमें इतनी वो जरूरत ना पड़ेगी। तो शायद उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन एक S-400 $1 बिलियन का, आई मे बी रॉन्ग, मुझे इसका वो, आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रैटेजर और बाइंग में नहीं हूं। तो कल सब 3400 किलोमीटर की आपकी ऑलमोस्ट सुना है कि बॉर्डर इंडिया चाइना के साथ है, 1600 किलोमीटर की आपकी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो इन केस अगर इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है और पिछले बहुत देर से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, तो ये आपका बनता है 5000 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों मुल्कों के साथ। तो कल सब इतने बड़े उसपे बॉर्डर पे अगर आप S-400 मिसाइल सिस्टम लगाना भी चाहेंगे तो इज दिस पॉसिबल? ये तो बहुत बड़ी मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट है जो कि जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कह समझता, इंडिया तकरीबन मेरी सुनने में आ रहा है पिछले 10 सालों से $100 अरब अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में लगा चुके हैं। और वो ये सिपरी की रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ, स्टॉकहोम बेस्ड एक थिंक टैंक है जो डिफरेंट मिलिट्री जो वो उसके सर्वे निकालता रहता है। सो आप समझते हैं 5000
किलोमीटर के ऊपर आप S-400 लगा पाएंगे, या कि इसको स्लोली स्लोली इसकी तरफ जाएंगे, या आपके जरिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि S-400 बॉर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। बॉर्डर कितने भी लंबे हों, कितने भी छोटे हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एरिया एयर डिफेंस सिस्टम है। ये बहुत ही हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो टारगेट्स हैं उनको एक एंटी मिसाइल शील्ड प्रदान करता है। यानी कि अगर लड़ाई होती है चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो हमारे हाई मिलिट्री वैल्यू टारगेट जो पाकिस्तान के लिए वो दिल्ली है, वो बॉम्बे है। ये ऐसे दो उदाहरण मैं दे रहा हूं। ये बहुत हाई वैल्यू, क्योंकि अगर मान लो कि कल न्यूक्लियर वॉर होती है और आप दिल्ली को तबाह करते हैं या बॉम्बे को तबाह करते हैं, तो फिर बहुत उसके नतायज गंभीर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये वाला मिसाइल सिस्टम हम लगाते हैं तो 100 न्यूक्लियर मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक करके और उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका मकसद बॉर्डर पे लगाने का नहीं है, और बॉर्डर के ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला भी नहीं होगा। हमला होगा तो हाई वैल्यू टारगेट्स के ऊपर होगा, जहां पर आपका इकोनॉमिक नर्व सेंटर है, जहां पे आपकी गवर्नेंस सेंटर है, जहां पे आपकी इंडस्ट्रियल नर्व सेंटर है, वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लिया जा रहा है। और ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। जहां तक हिंदुस्तान के दिफा के ऊपर पैसे खर्च करने की बात है, तो हमारी इकोनॉमी काफी ठीक है, और इकोनॉमिक होते के साथ ही और हम जो अपना जो जीडीपी जो खर्च करते हैं परसेंटेज, वो 1.6% जीडीपी है। और हम लोगों की मांग की कम से कम 2% जीडीपी होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है ये बात नहीं मानती है और बहुत कम खर्च कर रही है। इसकी बड़ी गिला है हम सबको। और तो ये इशू है, रिलेटिव है। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम उसका बहुत कम परसेंटेज यूज कर रहे हैं, और जबकि हमें करना चाहिए तकरीबन 2% ऑफ जीडीपी। और जो चीजें जरूरी है दिफा के लिए, वो तो फिर खर्चा करना पड़ेगा। इसके लिए तो आप दूसरी तरफ मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल सही कहा आपने कि जारी बात है, दिफा के ऊपर तो उसके ऊपर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप S-400 से आप जो हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको बचाना मकसद है। बट एनी हो, मैं इसे किसी और लेंस से देख रहा था। और तो कल साहब ये बताएं कि ये जो हमने वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, को आइंदा ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं, उस पर हम जा रहे हैं। तो ये बताएं कि ये जो कल टॉक्स हुई हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे चाइना और इंडिया के दरमियान, तो सुना को 11 घंटे वो टॉक्स चली हैं, तो क्या उसमें क्या डेवलपमेंट हो पा रही है? क्या जो चाइनीज मौकफ है कि जी इंडियंस आ गए हैं हमारी जगह पे, इंडियंस कहते हैं कि नहीं चाइना इसमें आ गया है, तो उधर कोई जो मिलिट्री लेवल पे तो टॉक्स हो रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक्स अभी मेरा ख्याल है कोई कहीं शुरू नहीं हुई। तो इसमें आप क्या देखते हैं, कोई इसमें कोई सैर हासिल इसका कंक्लूजन निकलेगा इन टॉक्स का, या दोनों ममालिक रिलैक्सेशन शो करेंगे, जिससे ये है कि कहीं ना कहीं चीजें डिफ्यूज तो किसी हद तक हो गई हैं? क्योंकि मैं किसी सहाफी से बात कर रहा था इंडिया में ही, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो लद्दाख में, तो वो कह रहे थे कि जी वॉर क्लाउड्स है इस वक्त लद्दाख में, बहुत सारा मैन एंड मटीरियल वहां पे ट्रांसफर हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि चीजें डिफ्यूज हुई हैं या हो पाएंगी इन टॉक से, या समझते हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा? देखिए, चाइना को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ओके, मैं इसको ऐसे करता हूं कि सबसे पहले चाइना ने हमारे परसेप्शन में आके पगोंगसो इलाके में फिंगर 4 पे आके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो हमारे नजरिए से चाइना ने हमारे इलाके में घुसपैठ करी है। चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि LAC फिंगर 4 से जाती है और हम अपने इलाके में बैठे हैं। जहां तक गलवान का मामला है, जहां पर दोनों फौजों के बीच में थोड़ी झड़प भी हुई, वहां पर LAC के ऊपर परसेप्शन के ऊपर कोई मतभेद नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। वहां पर डिफरेंस सिर्फ ये था कि हमारे जो आपस में मुआहदे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर दोनों तरफ आप जो है परमानेंट सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते।
और भारी हथियारों के साथ में कोई एक्सरसाइज या कोई पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो उस चीज का वायलेशन किया था चाइना की तरफ से, और उसी के चलते चलते ये थोड़ी तनातनी हुई जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अमेरिकन रिपोर्ट्स और चाइनीज की खुद की जो रिपोर्ट्स है, एनीवेयर बिटवीन 35 टू 55 उनके सैनिक मारे गए हैं। उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है, तो पक्का नहीं कहा जा सकता कि वहां पे कितने सैनिक मारे गए। अब जो मुज़ाकरात हुए लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर 11 घंटे बातचीत चली, और हिंदुस्तान ने यह बोला है कि आप जो है 5 अप्रैल वाली जो पोजीशन है आप वहां पर जाएं। और चाइना की तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन हिंदुस्तान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपको उस लेवल पर जाना ही पड़ेगा। और हमने जो अपनी तरफ से जो कार्रवाई शुरू करी है, हमने पूरे बॉर्डर को बहुत ही संजीदा तरीके से उसको हमने स्ट्रेंथन कर दिया है। फौजें जो चाइना के मकसद से हैं वो उधर जा चुकी हैं, बिल्डअप हो रहा है दबादब। एयरफोर्स का एलिमेंट जो है बहुत एक्टिव है, और हमने वो पोस्टरिंग कर दी है, चाइना को बता दिया है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और आप अगर यहां से नहीं हटेंगे तो आगे की कार्रवाई जो है वो गंभीर हो सकती है। तो चाइना और हिंदुस्तान में अभी ये सहमति बनी है कि हम सिचुएशन को डिसएंगेज करेंगे और डिफ्यूज करेंगे। लेकिन अभी वो उसके जो निटिग्रिटीज है कि हम वो कैसे करेंगे और कैसे वो वे फॉरवर्ड होगा, वो अभी आगे आने वाले मुज़ाकरात और होने वाले हैं और उसके अंदर तय होगा। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, इस समय फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी बातचीत हो रही है, ऑनलाइन बातचीत है। जो मैंने सरसरी तौर पे पढ़ा था, इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी जो है मुज़ाकरात करेंगे, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, इस प्रकार से बातचीत हो रही होगी या होगी। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ये कार्रवाई चल रही है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया और चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर हाउस है। कोविड-19 के चलते चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है -5% दिखा रहा है, और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो -3% पर चल रही है। दोनों ममालिक के लिए ये एक कोई ऐसा मौका नहीं है कि आप आपस में लड़ लेंगे और लड़के आप जीत जाएंगे, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, क्योंकि उसके नतायज जो है आपकी अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर पड़ेंगे, इकोनॉमी पर काफी गंभीर पड़ेंगे। तो ये चाइना भी समझता है और हिंदुस्तान भी समझता है। चाइना को ये थोड़ा सा एहसास हुआ था कि शायद वो इस प्रकार की कार्रवाई करके, जब इंडिया के अंदर कोविड-19 काफी जोरों पर है और इकोनॉमी काफी कमजोर है, तो वो शायद सोच रहा था कि वो दबाव डाल देगा, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा है। और अभी ऐसे संकेत दे रहा है कि वो इंटरेस्टेड है इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी डीएस्केलेट करने की। और अभी इसके ऊपर कैसे इसकी परतें खुलती है ये टाइम बताएगा, और मेरे को उम्मीद है कि ये सिचुएशन जो है डीएस्केलेट हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्लाह करे जी। मैं तो कहता हूँ डीएस्केलेट हो। देखें, आपने सही कहा, दोनों मुल्कों की इकोनॉमी जो है और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी जो है सारी माइनस में जा रही है, बिजनेस बंद है, कुछ हो पा नहीं रहा। तो इस समय तो हमें और चीजों की तरफ देखना चाहिए, ना कि इस तरह की चीजें। लेकिन कल साहब एक इंटरेस्टिंग सवाल है और जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि वो ये है कि एक भी गोली नहीं चली, क्योंकि वहां भी आपका एग्रीमेंट हुआ है गोली ना चलने का। तो कल साहब मैं इस जानना चाहता हूं कि गोली ना चले और डंडे लाठी दोनों तरफ से चले, आपने उनके बंदे मारे, उन्होंने आपके बंदे, फौजियों की जानें चली गई, तो कल साहब इतनी बड़ी मिलिट्री मशीनरी का क्या फायदा अगर एक मुल्क जो है, चाइना की तो किसी को समझ ही नहीं है ना, वो तो ना जुबान आती है, ना मीडिया का पता चलता है,
ना आम बंदा समझ, हमें पाकिस्तान भारत का हो तो बड़ी इजी पता चल जाता है, 1 मिनट में मीडिया लगाओ पता चल रहा है वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जर्नलिस्ट क्या बातें कर रहे हैं। चीन की तो समझ ही नहीं आई किसी को भी नहीं, ना आपको पता चला होगा, आप भी उसको गूगल ट्रांसलेट में डाल दे रहे होंगे, हम भी डालते रहोगे भाई क्या बोल रहे हैं ये। तो ये बताएं कि दोनों तरफ से गोली नहीं चली, लेकिन एक चीज जो पता चली हमें, आप पता नहीं एग्री करेंगे कि नहीं करें, जो ओवरऑल एक इमेज डेवलप हुआ कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी उसमें चीन ने बढ़तरी रही। उसकी वजह यह है कि उन्होंने नंबर नहीं शो किए, आपने नंबर शो कर दिए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी हैं, आपको जारी बात है लोगों को बताना है भाई कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे जवान वहां पे उनकी जाने चली गई, अब बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं छुपा नहीं सकते चीनियों की तरह। तो गोली ना चलने के बावजूद तकरीबन 140 करोड़ भारतीयों का जो मोरल है वो थोड़ा नीचे आया, बाद में ऊपर हुआ, वो चीजें बाद में ठीक होगी, वो किस तरह हुई, लेकिन एक दफा ये चीज हुई जरूर है कि भाई इसको डील कैसे करना। पाकिस्तान को आपको पता है आपके एसओपी तैयार है कैसे डील करना है, एंज करांगे मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन चीन के लिए आपके एसओपी तैयार नहीं थे। इस मुझे एक तो ये बात, सो गोली भी ना चले, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन भी आपकी कमजोर रही, इतना बड़ा मीडिया मशीनरी आपके पास है, तो ये कैसे करके चीजें होंगी आइंदा, इतना वेपन का क्या फायदा अगर आपने जंग जो है वो परसेप्शन और सायोप्स में ही हारनी है। मेरा सवाल गलत भी हो सकता है, परसेप्शन है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये पहले शुरुआती कार्रवाई हुई तो हमारा जो हिंदुस्तान का जो परसेप्शन मैनेजमेंट था वो कमजोर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें मैं अपनी सरकार को भी दोषी मानता हूं कि उसने वो क्लैरिटी जो रखनी चाहिए थी आगे आकर खुलकर वो क्लैरिटी नहीं रखी। और उसका भी एक और कारण है, इंडिया की सरकार भी नहीं चाहती थी कि हम ज्यादा इसकी बातचीत करें और हालात और बिगड़ जाए, लेकिन वो हालात बिगड़ गए और 15-16 की रात को दोनों तरफ के फौजियों के बीच में बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई। और ये लड़ाई जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो किसमें कितना दम है वो वैसे पता लगा। और आपको पता है कि हमारे लोग देसी घी खाने वाले लोग हैं, तो वो जो भी कार्रवाई हुई वो जाहिर हुई